Hello students, how are you all? This is your business lecture, class 12th, and the topic is staffing. Chapter 6, staffing. Okay, so basically I would like to say that we know that after planning, organizing is being done, and organizing के बाद क्या करते हैं, किसी भी organization में staffing करते हैं. The success of any organization does not only depend on the resources, but it also depend on the utilization of these resources. And who does utilize these resources? Human resource, of course. And human resource को बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिलेक्टिंग पॉलिसी के साथ रिक्रूट किया जाता है. ओके, सो द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज recruiting or appointing the right person at the right job. Okay, so staffing function is concerned with bringing right people at the right job so that organizational goals can be achieved, so that organization can run for a longer period of time, it can have a smooth functioning. Okay, so this is one of the function of management. This is the third function of management. Okay, basically this function helps in filling all the job position which are being created in the ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या करा था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था. यस, हमने बोला था यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, इसके नीचे ये होंगे. यस, वी डन दिस. क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप बनाई थी, हियरार्की बनाई थी. वंस दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बीइंग डन, उसका ब्लूप्रिंट बन गया. अब उन जॉब पोजीशंस को क्या करना है? फिल करना है. रिलेशनशिप बना ली, सब कुछ कर लिया, क्लैरिटी भी बता दी, हुई सुपीरियर, हुई सबऑर्डिनेट, सब कुछ करने के बाद अब क्या टाइम आ जाता है कि उन जॉब पोजीशन को फिल करना, कि उन जॉब पोजीशन पर बेस्ट पर्सन, राइट पर्सन उसको फिलअप करे. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बेसिकली व्हाट? स्टाफिंग. सो स्टाफिंग is putting people to jobs. Staffing is putting people to jobs. लोगों को जॉब पर फिल करना, that is staffing. Staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining people को obtain करना, human resource को obtain करना, utilize करना, maintaining a satisfactory and satisfied workforce. Okay, today staffing is being involved with the combination of employees including daily wages. आज के टाइम पर स्टाफिंग में हम इंक्लूड करते हैं डेली वेजेस को भी, कंसल्टेंट्स को भी, एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को भी. ओके, ईच एंड एवरी पर्सन विच इज़ बीइंग एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. यस, इधर इट इज़ एन इंडिविजुअल वर्कर, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्मर है. चाहे वो एक दिन के लिए आया, देन ऑल्सो इट इज़ परफॉर्मर. सो वी कैन से स्टाफिंग एज द मैनेजरियल फंक्शन of filling and keeping filled the positions in the organization structure. Okay, उस organization structure में उन position को fill करना क्या है? is staffing. Okay, I hope you've got this. स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग में नंबर ऑफ पर्सनल, नंबर ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स पहले एसेस किया जाता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, कौन से टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, और कितने लोगों की ज़रूरत फ्यूचर में भी पड़ सकती है. और उसके बाद क्या करा जाता है? उन राइट पर्सनल को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उनको फिलअप किया जाता है. ओके, इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. अगर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है तो स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज न्यू जॉब्स may be created and some of the existing employees may leave the organization, so this process goes and goes. Okay, so it is a continuous process. So now let's start with that why staffing is important for any of the organization. What is the importance of staffing in the organization? The first benefit is it help in discovering and obtaining competent personnel for various jobs. Of course, क्या करता है स्टाफिंग फंक्शन? स्टाफिंग फंक्शन जॉब पोजीशन को फिल करता है. ओके, जॉब पोजीशन का कोई काम नहीं है जब तक कि वो जॉब पोजीशन फिल ना कर दी जाए. आपने बना तो दी एक जॉब पोजीशन की, ये हेड है डिपार्टमेंट का, बट उस हेड डिपार्टमेंट को फिल नहीं करा, सो इट विल बी ऑफ नो यूज. यस, देयरफॉर दी वी कैन से द स्टाफिंग फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंट जॉब. और ये फिल कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सनल. डिस्कवर करना कौन सी जॉब है, ऑब्टेन करना कॉम्पिटेंट पर्सनल को, सो दैट वो उसको फिल कर सके. दिस इज लाइक, that is why staffing is important.
makes for higher performance by putting right person on the right job. If there will be right person on the right job, then productivity will increase. Yes, then performance will improve. Employees should be placed according to the qualification. There should be balance between nature of the job and the person being employed. Okay. Next is ensures the continuous survival. Because of staffing, continuous survival is possible. Growth of the enterprise is possible. Why? Because succession planning for the managers can be done. कि आने वाले टाइम पर अगर शॉर्टेज हो जाती है स्टाफ की, कोई एम्प्लॉय लीव करके जाता है, तो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय इस पोजीशन को फिल करेगा. और फ्यूचर में देखकर ये भी करना कि ये ना हो कि ओवर मैनिंग हो जाए, ज़्यादा लोग हो जाए, अंडर यूटिलाइजेशन हो जाए या शॉर्टेज भी हो जाए. ओके, तो दोनों बातों को बैलेंस रखकर चलना. और स्टाफिंग के थ्रू अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय छोड़कर जाता है अगेन, या फिर न्यू जॉब्स क्रिएट होती है, तो उस पर उन्हें फिल करना, उनकी वैकेंट पोजीशन को फिल करना. सो दिस इज लाइक कंटिन्यूस सर्वाइवल इज पॉसिबल थ्रू स्टाफिंग ओनली. नेक्स्ट इज it helps to ensure optimum utilization of the human resource, of course, through manpower planning and job analysis. Organization can find out that how many number of employees are required, what are the type of employees are required in the organization. So ओवर मैनिंग कह लो या फिर शॉर्टेज कह लो, वो नहीं हो सकती है वहाँ पर. ओके, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट, ये दोनों वहाँ पर नहीं हो सकती हैं. ओवर मैनिंग नहीं हो सकती है, यानी लेबर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उन पर ट्रेनिंग का खर्चा कम आएगा. बिकॉज स्टाफिंग इज बीइंग डन. अगर हम किसी बिल्कुल एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं जो अकॉर्डिंग टू द जॉब क्वालिफाइड नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट आएगी. यस, सो इट मीन्स कि ट्रेनिंग की कॉस्ट से भी बचा जा सकता है. ओके, वी कैन से कि स्टाफिंग की हेल्प से ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करा जा सकता है. बिकॉज राइट पर्सन राइट जॉब पर जाएगा, तो इट मीन्स कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है. It improves job satisfaction and morale of the employees through objective assessment and fair reward for their contribution, of course. If right person will be employed at the right job, then there will be job satisfaction among the employees. It will also boost the morale of the employees. Okay, and if the fair reward is being given to them, they'll feel like कि हमने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को फुलफिल करने में अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. सो दिस विल लाइक बूस्ट देयर मोरल एंड दे विल फील हैप्पी एंड दे विल फील सेटिस्फाइड. ओके, इट विल हेल्प like in motivating the employees and boosting up the morale of the employees. So staffing function is important, we can say. Yes, staffing function must be performed efficiently by all the organization. सभी ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफिंग फंक्शन बहुत ही एफिशिएंटली करना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वी कैन से दिस इज द जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जेनरिक मतलब बेसिक फंक्शन है. अगर गलत लोग ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे फंक्शंस अच्छे से चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टिल वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर पाएगा आगे चलकर. ओके, अगर ऐसा हो जाता है, अगर गलत स्टाफ आ जाता है, गलत पर्सनल आ जाते हैं, then what will happen? There will be wastage of material, there will be wastage of time, effort and energy, and thus lower productivity and poor quality of products. And we can say enterprise will not be able to earn profits, enterprise will not be able to earn goodwill in the market, and we can say that they'll not be able to get success in the market. So it is a very important function of the management. Yes, next is staffing as part of HRM. So HRM का एक पार्ट है स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है स्टाफिंग. ओके, इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट. HRM is a broader concept which you are going to study in your further classes after 12th when you will go in graduation. Then HRM will be your one of the main subject. Okay, HR में MBA भी होता है. Okay, so staffing is a part of HRM. So now we are going to discuss about staffing and HRM. Okay, HRM is the part of management process. Okay, ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है जिसमें डेवलप करा जाता है, मैनेज करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स को, ह्यूमन एलिमेंट्स को, ह्यूमन रिसोर्स को. ओके, उनकी नॉलेज को देखते हुए, उनकी स्किल को देखते हुए, उनकी क्रिएटिविटी को देखते हुए, टैलेंट को देखते हुए, पोटेंशियल को देखते हुए कि वो कितना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये सब जो कह लो कि कंसेप्चुअल वर्क है रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, उनका बिहेवियर देखना, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM. स्टाफिंग तो सिर्फ फिलिंग अप द जॉब तक है कि ह्यूमन रिसोर्स को फिल करा. ओके, लेकिन उनके अंदर कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, कितनी नॉलेज है, ओके, कितनी ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, ओके,
finding out the number of employees required is also the work of HRM. Okay, recruitment is also the work of HRM, selection is the work of HRM, and recruitment and selection, recruitment और selection ये दोनों मिलकर बन जाते हैं staffing. Okay, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, कंपनसेशन देना, रिवॉर्ड करना एम्प्लॉयज़ को, ये सारी बातें HRM में आती है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़. ओके, एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद द ट्रेड यूनियन. ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रेड यूनियन है तो उसके साथ डील करना HRM का काम है. गवर्नमेंट के साथ डील करना HRM का काम है. दस वी कैन से HRM इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट वी कैन से. ओके, सिर्फ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज स्टाफिंग. जनरली जब ये स्मॉल लेवल पर किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो हर मैनेजर जो है ये काम करता है. ओके, लेकिन जब यही बात बड़े लेवल मैनेजमेंट में आ जाती है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, तो HR डिपार्टमेंट एक अलग से बनाया जाता है. ओके, विच इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वी कैन से, और HR डिपार्टमेंट. आई यूजुअली टॉक अबाउट दिस इन द क्लास एज वेल. यस, है फ्यू ऑफ द लाइक ड्यूटीज इन द HRM का काम गिवन है. HRM क्या क्या करता है? रिक्रूटमेंट करता है, एनालाइजिंग जॉब्स, collecting information about jobs so that job descriptions can be prepared. Job description means job प्रोफाइल. जॉब अगर फिल करनी है तो उस पर जो वैकेंट पोजीशन पर पर्सन आएगा उसको क्या काम करना होगा, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, कितना कंपनसेशन होना चाहिए, क्या इंसेंटिव प्लान हो जाने चाहिए, किस फॉर्म में रिवॉर्ड देना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होनी है. ओके, लेबर रिलेशन, लेबर के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, यूनियन मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ग्रीवियांसेस हैंडल करना, कंप्लेंट्स हैंडल करना. ओके, एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना in the form of we have studied this already, in the form of pension, in the form of gratuity. Okay, in the form of provident fund क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए. डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, ये देखना कि हमारी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ये सब बातें देखना. ओके, और ये भी देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में चल के कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाए, और अगर आ जाता है तो उसको डील करना. ये सारे वर्क किसके? HR डिपार्टमेंट के हैं. So HR department, HRM includes so many work. Okay, but recruitment and selection की जब हम बात करते हैं तो that recruitment and selection is staffing. Okay, now how does this HRM evolve? इसका evolution कैसे हुआ, कहाँ से आया ये HRM? HRM has been replaced by the traditional concept of labor welfare and personal management. This is not important for the board exams, but we are going to read this. कि पहले लेबर वेलफेयर और पर्सनल मैनेजमेंट होता था, उसके बाद उसको टेक ओवर किया HRM ने. बिकॉज ऑफ द HRM में आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा टास्क है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, ट्रेड यूनियन बन चुकी है, ट्रेड यूनियन का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ओनर और वर्कर के बीच में एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए. और आज के टाइम पर वर्कर और ओनर के बीच का जो ये रिलेशनशिप है ये ट्रेड यूनियन के फॉर्म में सामने निकल कर आ रहा है. तो ट्रेड यूनियन के फॉर्म में जब निकल कर आ रहा है सामने, तो कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर का सामने निकल कर आता है कि इट मीन्स कि ट्रेड यूनियन की ज़रूरत क्यों पड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वहाँ पे में भी वेलफेयर ना हो, तो इसलिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए. उसका रोल मिनिमम वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ तक ही लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ यही होना चाहिए, बल्कि वो ये भी देखता है कि वर्कर भी सेटिस्फाइड रहे और ओनर भी सेटिस्फाइड रहे. और जैसे जैसे ये फैक्ट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स हैव स्टार्टेड वर्किंग अंडर द सेम रूफ. फैक्ट्री सिस्टम मतलब जब से ये फैक्ट्रीज ओपन अप होनी स्टार्ट हुई हैं, बहुत सारे लोग काम पर जाने लग गए हैं. एक ही ऑर्गेनाइजेशन हज़ारों लोगों को हायर करता है और ये लोग सारे एक साथ काम करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एंड दीज आर बीइंग लाइक, अब किसको जिम्मेदारी दी जाए कि इन हज़ारों लोगों को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, उनकी प्लेसमेंट करनी है. अगेन ज़रूरत पड़ी पर्सनल ऑफिसर की. पहले ज़रूरत पड़ी लेबर वेलफेयर ऑफिसर की, उसके बाद ज़रूरत पड़ी पर्सनल ऑफिसर इन द फर्स्ट प्लेस एंड पर्सनल मैनेजर. फिर धीरे धीरे पर्सनल मैनेजर की भी ज़रूरत पड़ गई. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को रिकॉग्नाइज किया गया कि ह्यूमन फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड वर्कर को सेटिस्फाई तभी रख पाएंगे जब उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ज़रूरत पड़ी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स एंड ह्यूमन बीइंग से कोरिलेट करना है, डील करना है, तो HR मैनेजर होना चाहिए. तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, HR मैनेजर, इन सब की जब ज़रूरत पड़ी
तो ये फील हुआ कि देयर इज अ नीड ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हर डिपार्टमेंट का पर्सन ये सारे काम नहीं संभाल सकता अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर, तो क्यों ना एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया जाए जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इन सब की प्रॉब्लम्स को देखेगा, उन सबको डील करेगा। सो दैट्स वाई देयर वाज अ नीड ऑफ HRM। तभी जरूरत पड़ी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। एंड देन आफ्टर लेटर ऑन इट वाज रिवील्ड दैट ह्यूमन रिसोर्स से डील करना है, ह्यूमन रिसोर्स को समझना है, तो इट इज़ नॉट अ easy concept, it is a complex task to understand the behavior of someone, because human से deal करना मतलब human के behavior से deal करना। That's why it is regarded as a subject of study। इसको सोचा गया कि this is the subject of study, इसको एक अलग तरीके से लेकर चलने की जरूरत है, and it has been evolved as a separate subject। When you go for higher studies तो HRM आपका एक सब्जेक्ट के फॉर्म में आपके पास होगा। नाउ यू आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज ना, बस 12th तक बिजनेस स्टडीज है। आफ्टर दैट यू विल बी स्टडिंग HRM, उसके बाद आप HRM पढ़ोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ोगे। ओके, so this is it, I hope you understood this। That's for today only. Thank you students, have a nice day।